नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए ही हम लेकर आते हैं ये हेल्थ फर्स्ट शो। दोस्तों, दांतों को सेहत और सुंदरता का आईना माना जाता है। अगर आपके दांत साफ हैं, उनमें बदबू नहीं आती, तो सामने वाला एक पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर जाता है आपसे। साथ ही अगर आप सफाई नहीं रखते, तो यदि कोताही भी बरतते हैं आप, तो आपके दांतों में बीमारियां लग सकती है और वो आपके सामने भी आती हैं। दांतों की साफ सफाई में कमी होने से जो बीमारी सबसे जल्दी होती है आपको, वो पायरिया होती है, और इसी की वजह से दांतों में बदबू भी आने लगती है। तो अगर आपको भी दांतों की इस बीमारी की समस्या है और आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज इसी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र यादव, जो कि डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो अगर आपको पायरिया से संबंधित कोई भी बीमारी है या फिर आप दांतों से संबंधित किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पायरिया है, ये पायरिया होता क्या है? पायरिया दांतों की बीमारी नहीं होके दांतों के चारों तरफ जो टिश्यू होता है, जिसको कि हम गम्स मसूड़े बोलते हैं, या उनके नीचे जो हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी, उसकी बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पायरिया कैसे होता है, क्या क्या कारण होते हैं पायरिया होने के? पायरिया होने का जो मेन कारण है वो इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन। वो मसूड़ों का इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, या फंगाई इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ होती हैं जो दांतों के चारों तरफ, दांतों और मसूड़ों के बीच में एक परत के रूप में जमा हो जाती हैं। उस परत की वजह से मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो पायरिया होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो कौन कौन से वो लोग होते हैं जिन्हें पायरिया होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, या फिर किन लोगों में पायरिया की समस्या देखी जाती है? पायरिया किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेल को ज़्यादा होता है या फीमेल को ज़्यादा होता है। बच्चों में भी हो सकता है, बुजुर्गों में भी हो सकता है, यंग्स में भी हो सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं है या पर्टिकुलर सेक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये किसी भी आदमी को किसी भी उम्र में हो सकता है। तो अगर आपको भी दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है, और या फिर आप भी जूझ रहे हैं पायरिया की समस्या से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पायरिया है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? पायरिया के प्रारंभिक लक्षण होते हैं और अंतिम लक्षण होते हैं। जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं पायरिया के, उन प्रारंभिक लक्षण में मसूड़ों से खून आना, जो कि मोस्ट कॉमन देखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास कई पेशेंट इसी चीज़ की कंप्लेंट लेके आते हैं। या दूसरा, मुंह से दुर्गंध का आना। ये दो मुख्य प्रारंभिक कारण होते हैं। प्रारंभिक कारण के बाद पायरिया के जो होते हैं वो विशिष्ट लक्षण होते हैं, कुछ अलग। अगर ये लक्षण आगे बढ़ते हैं तो जैसे मसूड़ों का ढीला पड़ जाना, दांत की पकड़ में नहीं आना, दूसरा मसूड़ों का नीचे खिसक जाना या दांतों का हिल जाना, ये सब इसके विशिष्ट लक्षणों में आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से राहुल हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमें ये पूछना है, पायरिया के अंदर दांत गिर भी सकते हैं क्या, और गिर जाए तो इनका क्या उपचार किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, पायरिया के अंदर बिल्कुल दांत गिर सकते हैं, और अगर दांत गिर जाता है तो इसका रिहेबिलिटेशन हम करते हैं। रिहेबिलिटेशन दो प्रकार से होता है, या तो उसमें फिक्स्ड पार्शियल डेंचर बनाकर रिहेबिलिटेट करते हैं, या फिर हम इम्प्लांट के द्वारा रिहेबिलिटेट करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, आपने राहुल जी को जो जानकारी चाहिए थी वो तो दे दी, पर हम पायरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसी को पायरिया ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी रख सकता है वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, पायरिया ना हो इसके लिए दो तरीके की चीज़ें होते हैं जो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम प्लाक कंट्रोल बोलते हैं। एक मैकेनिकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। जो मैकेनिकल मेथड होता है उसके अंदर सबसे पहला आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग कैसे करें। दूसरा, अदर डिवाइसेस ओरल हाइजीन मेजर्स होते हैं, जिसके अंदर इंटरडेंटल ब्रश आते हैं, डेंटल फ्लोस आता है, वुडन पिक्स आते हैं, ओरल इरीगेटर्स आते हैं। इनके द्वारा भी हम पायरिया रोग होने से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोटा से मीना जी हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, मेरे को क्या, मेरे बेटे के लिए पूछना है। मेरे बेटे के क्या पैसे बहुत बड़े पड़ गए हैं। जी मीना जी। हाँ जो मीना जी, सवाल पूछिए अपना।
हाँ मेरे बेटे का पूछना है। मेरे बेटे को क्या वो तो कर्जा चढ़ गया है ना, तो उसका। तो मीना जी क्या समस्या है आपके बेटे को, सवाल आपका दोहराइए। हाँ मैं कर्जे के लिए पूछ रही हूँ, कर्जे के लिए। हेलो। हाँ जी मीना जी। हाँ जी, सवाल पूछे मीना जी, आप अपना सवाल बताइए। हाँ सवाल मैंने पूछा ना, मैंने कहा कर्जे बढ़ गए ना, कर्जे की पूछ रही। डॉक्टर साहब वो जानना चाहती हैं कि उनका जो बच्चा है उनके दांतों में बड़ी परेशानी है, दर्द होता है, तो उसके बारे में अगर आप उन्हें कुछ सुझाव दे सकें। दर्द होने के कई कारण होते हैं दांतों में, वो पायरिया की वजह से है या दांतों में कैविटी होने की वजह से है या किस वजह से। एक बार जो नज़दीकी डॉक्टर है उनसे एक बार चेकअप करवा के डायग्नोस करवाएं कि दर्द किस वजह से है, तभी उसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। उम्र क्या है बच्चे की उनके? डॉक्टर साहब उनका संपर्क तो हमसे कट गया है। अच्छा जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों को ऑलरेडी पायरिया हो चुका है एक बार, दोबारा ना हो, उसके लिए वो क्या क्या उपाय अपना सकते हैं? दोबारा एक बार पायरिया हो चुका दोबारा ना हो, उसके लिए तो जो तरीके मैंने बताए हैं ब्रेसिंग के या वही करने पड़ेंगे। और अगर हो गया उसको तो उसका क्या उपचार है वो मैं आपको बताता हूँ। उपचार के अंदर हम ये करते हैं कि जैसे पायरिया में दो टर्म होती हैं, एक पायरिया को हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस और एक बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है कि अगर खाली मसूड़ों तक वो रोग नियंत्रित है तो हम उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं, और अगर वो मसूड़ों के नीचे हड्डी में भी चला गया तो हम उसको पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। अब जिंजिवाइटिस के लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं। साधारण भाषा में उसे कहा जा सकता है कि हम दांतों की सफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद पॉलिशिंग भी करते हैं। और अगर वो मसूड़ों से नीचे दांत की हड्डी में इन्फेक्शन चला गया है तो फिर हमारे विशिष्ट ट्रीटमेंट आते हैं जिसको हम SRP रूट प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें हम उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करके जहाँ पर वो प्रॉब्लम है और उसका डीप क्यूरेटाज करते हैं। जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है या इन्फेक्टेड बोन है या सॉफ्ट टिश्यू है उसको हम रिमूव करते हैं हमारे पर्टिकुलर विशिष्ट इंस्ट्रूमेंटों से, जिसे हम क्यूरेट्स बोलते हैं। या फिर वो और नीचे चला गया है तो फिर हम फ्लैप सर्जरी वगैरह करते हैं। फ्लैप सर्जरी में हम आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट भी यूज़ में लेते हैं। अगर कहीं पे बोन लॉस इस तरीके का है कि ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो सकता है तो हम बोन ग्राफ्टिंग करके और उसकी सर्जरी करते हैं, जिसको कि हम फ्लैप सर्जरी करते हैं। दूसरा, अगर दांतों में मोबिलिटी आ गई है, दांतों का हिलना शुरू हो गया है पायरिया की वजह से, तो हम उसके लिए भी अलग ट्रीटमेंट करते हैं। हम स्प्लिंटिंग करते हैं, सभी दांत को एक मजबूत दांत के साथ जॉइंट कर देते हैं, उससे उस दांत का हिलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेथड से। जी डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कल्पना जी हैं भीलवाड़ा से। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना था कि अगर पायरिया हो जाता है तो इसके हमारे जो बॉडी है उसके अन्य पार्ट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्या, लाइक लिवर एंड किडनी एक्सेट्रा? बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर अपने ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन का एक रिस्क फैक्टर है अदर ऑर्गन्स के लिए बॉडी के, जैसे कि हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के लिए, या डायबिटीज़ होने के लिए, या अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में ओरल इन्फेक्शन है तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर प्री मैच्योर बच्चे की डेथ हो सकती है, या बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हो सकता है। इस तरीके की कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए बहुत जागरूकता की हमें ज़रूरत है, और इससे बाकी सिस्टम्स भी क्योर हो पाएंगे अगर हम अपनी ओरल कैविटी को क्योर कर सकेंगे तो। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से नाजिर हैं। नाजिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली जो मुंह से जो स्मेल जो आती है ये क्या रीजन रहता है इसका, मतलब या किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं? देखो, मुंह से स्मेल आना पायरिया का एक प्रारंभिक लक्षण है, जैसे मैंने बताया। इस प्रारंभिक लक्षण के लिए इसका ट्रीटमेंट ये कौन सी स्टेज में है, ये जिंजिवाइटिस में है या पेरिडोंटाइटिस में है? जिंजिवाइटिस में है तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं, और पेरिडोंटाइटिस में है तो फिर हम नॉन सर्जिकल और सर्जिकल मेथड से इसको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब हम पायरिया की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि मुंह में अक्सर बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया नुकसानदेह ना हो उनके लिए कितने समय में सफाई की जानी चाहिए और ब्रशिंग किस तरह की जानी चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हर इंसान को 2 बार दिन में ब्रशिंग करनी चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। शाम को सोने से पहले ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने के बाद डार्क एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है। डार्कनेस रहती है, हमारा मुंह बंद रहता है, थूक को मूव करने का समय नहीं मिल पाता है, वो स्टेगनेंट रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। इस वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसलिए सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, अगर आपको ब्रशिंग के अलावा और मेथड्स भी इंडिकेटेड हैं जो कि आपको संबंधित डॉक्टर बताएगा,
जैसे कि इंटरडेंटल ब्रश करना, फ्लोसिंग करना या फिर ओरल इरिगेटर्स करना, तो वो सब भी आपको करने चाहिए तभी। या फिर माउथ वॉशेस कुछ टाइम के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ों से करके इनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश जी हैं भरतपुर से। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं कभी पेस्ट करता हूँ तो कभी कभी ब्लड आता है ब्रश से करने से, अगर ब्रश से नहीं करता हूँ तो ब्लड नहीं आता और मुंह से थोड़ी बदबू आती है, तो तब तक इसके बारे में पूछिए। बिल्कुल ये पायरिया का ही लक्षण है। ब्रश से करने पर भी नहीं आना चाहिए। अगर ब्रश से करने पर आपके खून आ रहा है मसूड़ों में से, तो इसका मतलब ये पायरिया है। आपके मसूड़े उस जोर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ब्रश में जितना जोर लगता है मसूड़ों पर, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो उसमें से खून आ रहा है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है, जैसे कि दांतों की सफाई करना, या एडवांस स्टेज में है तो एडवांस स्टेज का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी नहीं हो। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से पंकज जी हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। पंकज जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। पंकज जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब उनका संपर्क हमसे कट गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, पायरिया की वजह से दांत भी गिर सकते हैं क्या किसी आदमी के? बिल्कुल, पायरिया बहुत ही एडवांस स्टेज में जाता है तो हम लोग होपलेस टूथ बोलते हैं। होपलेस टूथ कभी कभार कोई खाना खाते टाइम इवन कोई हार्ड चीज़ आ गई या हार्ड चीज़ नहीं आई तो भी अपने आप ही दांत गिर जाता है। ये सबसे अंतिम लक्षण होता है इसका, कि अंतिम टाइम में अगर अपन ने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो दांत अपने आप गिर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब मान लीजिए किसी के दांत गिर गए हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो जानना चाहूंगा मैं आपसे। ये ट्रीटमेंट अभी एक दर्शक ने भी पूछा था, जैसे कि अगर आपके दांत गिर गए हैं पायरिया की वजह से, तो फिर हम इसको रिहेबिलिटेट करते हैं, उस दांत को वापस लगाते हैं। तो रिहेबिलिटेट करने के दो तरीके हैं, या तो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर FPD जिसको हम बोलते हैं, या फिर इम्प्लांट के द्वारा फिक्स करना आजकल ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सफल साबित हो रहा है। चलिए अभी के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में, और आज हम पायरिया पर चर्चा कर रहे हैं और इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर साहब अभी के लिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, मंजू जी हैं जयपुर से। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। बच्चों को मतलब किस उम्र से ये पायरिया स्टार्ट हो जाता है? बच्चों के दांत आने के बाद 6 महीने बाद से पायरिया शुरू हो सकता है, अगर आपने केयर नहीं करी है तो। अब दांत अमूमन जो है 6 से 7 महीने के अंदर नीचे के एंटीरियर दांत आ जाते हैं और 7 से 8 महीने में ऊपर के एंटीरियर टीथ आते हैं। और उससे पहले भी हमें बच्चों के अंदर एक्चुअली गम पैड होते हैं, दांत नहीं आने से जो पहले की स्टेज होती है, उस गम पैड को हमें कॉटन गोज से गम पैड को क्लीन करना चाहिए, ताकि आगे आने वाला दांत स्वच्छ तरीके से ऊपर आ सके और ऐसे उस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। फिर दांत जैसे ओरल कैविटी में आ गया, तो ओरल कैविटी में आने के बाद उसका पूरा ध्यान जैसे ब्रेसिंग करके रखा जाता है, वैसे ही बच्चों के पहले आप अपने हाथ से बच्चों की ब्रेसिंग करवाएंगे, फिर बच्चे को धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ेगी, फिर वो ब्रेसिंग करेगा। तो पायरिया वो दांत आने के 6 महीने बाद से शुरू हो सकता है, अगर आपने केयर नहीं करी है तो। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर पायरिया ना हो, उसके लिए ब्रशिंग किस तरह की जानी चाहिए, दांतों की सफाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है वो। जी, ब्रशिंग करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है, जिसके अंदर मैं आपको ब्रश का तरीका सिखाऊंगा। जैसे इस मॉडल में आप देख सकते हैं, ऊपर के और नीचे के दांतों का एक सेट है। इसमें नीचे वाले दांतों की ब्रशिंग करने के लिए सबसे पहले ब्रश को इस तरीके से लगाएं कि ब्रश का आधा हिस्सा मसूड़ों पे रहे और आधा हिस्सा दांत पे रहे, और वो नीचे की तरफ 45 डिग्री का लगभग एंगल बनाए। फिर उस दांत को उसी जगह पे हल्का हल्का शॉर्ट वाइब्रेटरी मोशंस देने हैं 10 से 15 बार। उसको शिफ्ट नहीं करना है, मूव नहीं करना है, हमें 10 से 15 बार शॉर्ट वाइब्रेटरी मोशंस देने हैं और फिर उसको ऊपर की तरफ कर लेना है। ऐसा करके 3-3 दांत एक बार में हम पूरा क्लीन करेंगे। सेम ऐसे ही हम ऊपर की तरफ करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ करने के लिए हमें ब्रश का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, 45 डिग्री एंगल। वैसे ही आधा ब्रश
मसूड़े की सतह पर और आधा दांत की सतह पर रखेंगे और वही 10-15 बार शॉर्ट वाइब्रेटरी मोशंस देके उसे नीचे की तरफ करेंगे। फिर दांतों के जो अंदर की सतह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीभ की तरफ होती है या तालू की तरफ होती है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सतह है, तो हमें उसको भूलना नहीं है, जो जीभ की तरफ और तालू की तरफ है। अब रही बात दांतों के आगे की सतह, नीचे वाले दांतों की अंदर की सतह के लिए पूरा ब्रश अंदर दे देंगे और एक ब्रश से एक टूथ एक बार में क्लीन करेंगे, वही 10-15 बार अंदर बाहर करके उसको फिर बाहर खींच लेंगे। ऐसे ही ऊपर वालों के लिए ब्रश पूरा अंदर दे देंगे, एक दांत एक बार में क्लीन होगा और 10-15 बार उसको अंदर बाहर करके बाहर खींच लेंगे। हाँ, दांतों के जो ऊपर की सतह है जिससे अपन खाना खाते हैं, उस सतह को ब्रश करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे अपन रोज़ करते हैं, आगे पीछे रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करना, 10-15 बार रगड़ रगड़ के आगे पीछे करना, ये हमारा तरीका होता है जो दांतों को साफ़ करने का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें बताने के लिए कि ब्रशिंग का सही तरीका क्या हो सकता है। जी धन्यवाद। अभी के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, जयपुर से जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एक बार पायरिया होने के बाद ये इसका इलाज कितने लंबे समय तक चलता है, कितने टाइम तक चलता है? देखिए जितेंद्र जी, ये पायरिया किस स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये आपका 2-3 सिटिंग में कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है कि आपको पूरे मंथ तक बीच में 10-12 सिटिंग देनी पड़े पूरे ट्रीटमेंट को करने के लिए, या 2-3 सिटिंग के अंदर। ये स्टेज पे डिपेंड करता है। और एक बार ये हो गया, दोबारा ना हो, इसके लिए आपको एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर ये हो गया है तो इसकी प्रारंभिक स्टेज में ही इसका इलाज हो सके, लंबे स्टेज में जाके इसके इलाज की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीना जी हैं पाली से। टीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर मेरे दांतों में शुरू से पायरिया की शिकायत रहती है, मैंने उसका काफी दिनों तक इलाज कराया जी, लेकिन है ना फिर भी है ना जब भी वो माउथ वॉश और ये देते हैं यूज करते हैं तब तक थोड़ा बहुत ब्लड, और इसकी वजह से मेरे नीचे के लगता है कि दांतों डॉक्टर काफी टेप आ गया और वो मसूड़े भी बहुत नीचे जाने लगे। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उसके ऊपर वो केप लगाने का तो वो भी करवा दिया, फिर भी अभी भी है दर्द उसमें एक दांत में। देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई सर्जरी इंडिकेटेड उन्होंने करी है। मुझे लगता है कि पैथोलॉजी आपके मसूड़ों के नीचे के टिश्यू में है और सफाई ऊपर ऊपर से होती जा रही है। तो इसलिए जब तक आप अंदर तक की पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक ये पूर्णतया नहीं जाएगा। तो बेटर है कि आप एक बार डेंटिस्ट से दोबारा सलाह लें और इसके जो एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं, जो जैसे कि रूट प्लेनिंग या फ्लैप सर्जरी, वो आप करें। और उसके बाद भी अगर दांत के हिलने की समस्या रहती है तो फिर आप स्प्लिंटिंग की तरफ जाएं। कैपिंग इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कविता जी हैं जयपुर से। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। कविता जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते कविता जी। मेरे मसूड़ों से खून आता है जी, मेरे मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से खून आता है? तो मसूड़ों से नमस्ते, मसूड़ों से खून आने के लिए आपको दंत रोग विशेषज्ञ से चेकअप करवा के और जो ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं अभी वो आप लीजिए, तो ये समस्या का निदान हो जाएगा आपको। डॉक्टर साहब अभी के लिए चूरू से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरे दांतों में तकलीफ रहती है, दांत पूरे अंदर से सड़ गए हैं, तो आरसीटी कराएं या दाढ़ को निकला लें? नहीं, अगर आरसीटी से दांत बच सकते हैं तो उनको बचाइए, और अगर वो बच नहीं सकते हैं और वो होपलेस कंडीशन के अंदर हैं, उनका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो फिर निकलवाने का सोचिए। अभी बच सकते हैं तो बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो पायरिया है जी, इससे मुंह की और शरीर की और बीमारियां होने का भी खतरा रहता है क्या, और रहता है तो कितना खतरा रहता है? जी बिल्कुल रहता है। अभी एक दर्शक ने पूछा था सेम सवाल, तो इसका एक ओरोसिस्टमिक लिंक होता है। एक्चुअली ओरल कैविटी के इन्फेक्शन से सिस्टमिक डिजीजेज होने का एक खतरा बरकरार रहता है। वो उस सिस्टमिक डिजीज़ का कारण नहीं है, लेकिन होने का एक खतरा रहता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, कार्डियक अरेस्ट का, है ना, एथरोस्क्लेरोसिस का, या डायबिटीज़ का, या प्रेग्नेंट लेडीज़ में जैसे मैंने बताया अगर इन्फेक्शन है तो बच्चे को खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, तो ये खतरे बिल्कुल रहते हैं। तो अपने को अपने मुंह और शरीर दोनों को स्वच्छ रखना है, तो दोनों का केयर बराबर करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, अक्सर लोग चाहते हैं कि उनके दांत बिल्कुल चमकते हुए रहें, तो उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? प्रॉपर सफाई किस तरह की जानी चाहिए, वो जानना चाहूँगा। देखिए, सफाई का तरीका तो जो मैंने अभी आपको ब्रशिंग टेक्निक बताई उसी से करना चाहिए जी। बाकी दांतों को चमकाने का ऐसा कोई विशेष तरीका नहीं है कि भाई जो जैसे टीवी में दिखाते हैं कि राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे लग गए, ऐसा कोई विशेष मिरेकल नहीं है। हर दांत का एक अलग शेड होता है, वो शेड भगवान ने आपको क्या दिया है उसी के अकॉर्डिंग उसी शेड के अंदर आपके टीथ रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जैसे बहुत ज़्यादा पीले दांत हैं इंटरनल स्टेनिंग की वजह से, जैसे कि फ्लोराइड की वजह से मोस्टली हमारे पास आते हैं, उनका ब्लीचिंग के द्वारा या लेमिनेट्स के द्वारा या विनियरिंग के द्वारा या कैपिंग के द्वारा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रतिभा जी हैं डग से। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी सर, मेरे दोनों दांत ऊपर नीचे से दाढ़ जो होती ना वो सड़ चुकी, तो इसका क्या निकालना ही एक सोल्यूशन है कि उसके ऊपर कोई इलाज है जो अपने आम दांत जैसा क्लियर हो जाए? वो देखिए प्रतिभा जी, वो किस स्टेज तक सड़े हुए हैं या किस स्टेज तक डैमेज हुए हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप दंत रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। अगर वो ये सजेस्ट करते हैं कि इनको बचाया जा सकता है तो आपको बचाने की तरफ जाना चाहिए, और अगर वो सजेस्ट करते हैं कि ये तो नहीं बच सकते हैं तो फिर ओबियसली आप निकलवाएंगे उनको। तो वो क्या कहते हैं, क्या क्लिनिकली देख के आप कुछ क्या जजमेंट देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, समीर जी हैं बीकानेर से। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी सर। जी समीर जी, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे दांतों में बहुत दर्द रहता है। जी डॉक्टर साहब, लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो जानना चाहते थे कि उनके दांतों में बड़ा दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, दर्द किस वजह से रहता है? मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से रहता है या डेंटल कैविटी बनने की वजह से रहता है? किस वजह से दर्द रहता है? या कोई और इन्फेक्शन है, जैसे कई चीज़ें डिस्क्योमेटिव जिंजिवाइटिस जैसी चीज़ें होती हैं, है ना, उस वजह से रहता है? जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उस वजह से रहता है? तो जब तक केस डायग्नोस नहीं होगा अपन उसका ट्रीटमेंट नहीं बता सकते। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा कि दांत स्वस्थ रहें तो उसके लिए डाइट प्लान क्या हो सकता है, या फिर हेल्दी किस तरह रखा जा सकता है दांतों को? देखिए, डाइट तो अपने को दांतों को सुरक्षित रखने के लिए जो स्टिकी फूड्स आते हैं आजकल, ये नहीं खाने चाहिए। ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब अवॉइड करने चाहिए जहाँ तक हो सके। जब भी अपन कुछ खाएं उसके खाने के बाद अपने को कुल्ला करना चाहिए। मीठा जनरली खाने की आदत खाने के साथ रखनी चाहिए, खाने के बीच में मीठा खाने की आदत नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा, तीसरा जो मैंने आपको बताया कि ब्रशिंग, 2 टाइम ब्रशिंग बहुत एसेंशियल है, सुबह और शाम। ये चीज़ें का ध्यान रख सकते हैं। या ब्रशिंग के अलावा जैसे मैंने बताया, कुछ पेशेंट्स में अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है इंटरडेंटल ब्रश करने की, जैसे कि दांतों के बीच में खाना फंसता है तो उसको क्लीन करने के लिए, या फ्लोसिंग की, है ना, या ओरल इरिगेटर्स की, तो वो सारे चीज़ करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी खाना खाएं, रोज एक्सरसाइज करें, सही पोषण लें और सोने से पहले ब्रश जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारा शो आपको जरूर पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दोस्तों, अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।